आज हम संसाधन संरक्षण में मिट्टी संसाधन संरक्षण सोइल रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। मिट्टी का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए मिट्टी का संरक्षण करने का जो लक्ष्य है वो मृदा को अपरदित होने से रोकना तथा उसकी उर्वरता तथा अन्य पोषक तत्वों में वृद्धि करना और लंबे समय तक मृदा की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है। मृदा संरक्षण जो है प्रकृति की जो शक्तियां हैं उनके द्वारा मिट्टी का इतनी तीव्र गति से निष्कासन होने लगे कि उसकी पूर्ति मृदा निर्माण कार्य प्रक्रिया द्वारा नहीं हो सके, तो ये जो स्थिति होती है इसको मृदा क्षय कहते हैं। पृथ्वी पर मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है और लगभग सभी प्रकार का जीवन इस पर निर्भर करता है। मिट्टी या मृदा भूपृष्ठ पर एक ऐसी परत के रूप में स्थित है जिसका निर्माण चट्टानों एवं जैव पदार्थों के अपघटन एवं विघटन के बाद हुआ है और इसके निर्माण में चट्टान की भूमिका मूल पदार्थ की होती है तथा जलवायु, वनस्पति, धरातल की प्रकृति व समय जो है वो अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में मिट्टी के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। मृदा जीवमंडल में ऊर्जा एवं पदार्थों के स्थानांतरण मार्गों के लिए माध्यम का कार्य करती है। ये पोषक तत्वों के जैविक संगठकों द्वारा चक्रण व पुनः चक्रण में भी सहायता करती है। मिट्टी संसाधन विभिन्न जातियों एवं किस्मों के जीवित जीवों, पौधों एवं जंतुओं के लिए अनुकूल आदर्श पर्यावरणीय दशाएं एवं आवास प्रदान करती है। प्राकृतिक पर्यावरण अवनयन के रूप में जब मृदा अपरदन होने लगता है तो जो अपन ने अभी डिस्कस किया या आप कह सकते हो कि जो भी पर्यावरण की या जैविक संगठनों का चक्रण आदि जो प्रक्रिया है वो बाधित होकर पर्यावरण को अवक्रमित कर देती है। अपरदित क्षेत्र बंजर तथा कृषि के अयोग्य हो जाता है और अधिक मृदा अपरदन से वनस्पति आवरण भी कम हो जाता है। प्रकृति में मृदा अपरदन अपन को भूवैज्ञानिक अपरदन और जलीय अपरदन के रूप में देखने को मिलता है। भूवैज्ञानिक अपरदन, इसमें मानवीय प्रभाव नहीं होता। वैज्ञानिक मृदा अपरदनों को सेलों के प्रकार, डिपोजिशन, उत्थान क्रिया के साथ ही वहाँ की भू आकृतिक विशेषताएं प्रभावित करते हैं। जल द्वारा मृदा अपरदन 3 रूपों में परिलक्षित होता है। प्रथम केवल कण के रूप में, दूसरा अलग अलग कणों के रूप में धरातल पर बहना और तीसरा कण अन्य नवीन स्थल पर निक्षेपित हो जाना। मृदा संरक्षण जो है इसमें हमारे सामने जो मुख्य समस्याएं आती हैं मृदा संसाधन की, वो है मृदा अपरदन और निक्षालन, लीचिंग। मृदा की 1 सेंटीमीटर परत जो बहुत समय यानी 200 से 300 वर्षों या उससे अधिक समय में जब समय लेती है उसको बनने में, वह भारी वर्षा या धूल भरे तूफान द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट कर दी जाती है। इस प्रकार
मृदा का जो विनाश है वो तीव्र गति से होता है और उसका निर्माण जो होता है वो एक लंबे काल में होता है। ये कारण भी है कि मृदा का संरक्षण करना अत्यधिक आवश्यक है। भूमि उपयोग क्रियाएं मानव द्वारा जो गलत ढंग से की जाती हैं वो भी उसके लिए उत्तरदायी हैं। अतिचारण, वनस्पति आवरण को जलाकर काट कर साफ कर दिया जाना, यानी अनेक कारण हैं जो कि मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। जल द्वारा जो मृदा अपरदन है इसमें हम देखते हैं कि पहला अपना है परत अपरदन। जल द्वारा मृदा की ऊपरी, ये जो है इसमें आप देख रहे हो परत अपरदन मतलब सीट इरोजन। ए है आपकी नॉर्मल सोइल, बी है आपकी जब इरोजन हो गया सीट इरोजन यानी परत अपरदन। तीसरा है आपका रील इरोजन यानी नलिका अपरदन और चौथा है आपका अवनलिका यानी गली इरोजन। अब क्या होता है, सबसे पहले अपना जो परत अपरदन है इसमें जल द्वारा मृदा की ऊपरी परत का अपरदन करना परत अपरदन कहलाता है। ये अपरदन नदियों के तलीय भाग या बाढ़ के मैदान की ऊपरी सतह के जल द्वारा अपरदित कर देने से होता है। पतली परत के रूप में स्थित होती है। इसका प्रमुख कारण स्प्लैश इरोजन भी है, जिसमें वर्षा की बूंदें एक अंतराल पर गिरने से मृदा आवरण ढीला होकर अपरदित हो जाता है। दूसरा है आपका नलिका अपरदन। इसमें आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि छोटी छोटी इसमें स्मॉल चैनल्स जो बन जाती हैं, सी वाला जो डायग्राम है। नलिका अपरदन सरिता की विभिन्न छोटी छोटी धाराओं के प्रवाहित होने से ऊपरी परत से महीन एवं चिकने मिट्टी के कण अपरदित हो जाते हैं। नदी अपनी परिपक्व अवस्था में छोटी छोटी जलधाराओं में बढ़ जाती है। दूसरी ओर अनेक जलधाराएं भी एक दूसरे में मिल जाती हैं। अतः ये अपरदन सरिता की सहायक धाराओं पर निर्भर करती है। फिर है आपका अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन छोटी छोटी जो चैनल्स थी क्षुद्र सरिता अपरदन का विकसित रूप है, या कह सकते हो नलिका अपरदन का विकसित रूप है। कैसे? जब नलिका अपरदन पर नियंत्रण नहीं किया जाता, जो अपन सी देख रहे हैं, तो ये जो चैनल्स बनी हुई हैं, इरोड हो रखी हैं, ये क्या होता है धीरे धीरे गहराई इनकी बढ़ती जाती है। जब नलिका अपरदन पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो वह पृष्ठ तक पहुंच जाता है एवं अवनलिका का रूप धारण कर लेता है और ये विस्तृत होकर स्थायी हो जाती हैं। इसी तरह से एक आप जलीय अपरदन में रेनड्रॉप या स्प्लैश इरोजन भी बता सकते हो। इसमें क्या होता है, वर्षा की प्रकृति धीमी या रुक रुक कर होती है तो सतही जो मृदा है वो ढीली होकर अपरदित हो जाती है और ये अपरदन ढाल से प्रभावित नहीं होता एवं मैदानों में भी प्रभावी रहता है। इसी तरह से जलीय जो ये अपरदन है मृदा अपरदन, इसमें हम सरिता तटीय अपरदन यानी ये अपरदन सरिताओं के तीव्र प्रवाह के बाद होता है। ये तटीय भागों में अधिक प्रभावित रहता है। नदियाँ क्या होती हैं, तटीय अपरदन घाटी को चौड़ा करने के उपरांत अधिक होता है। ये थी आपका जल द्वारा। फिर आता है वायु द्वारा। वायु द्वारा अपरदन में
वायु द्वारा जो अपर्दन होता है वो खुली, शुष्क एवं कम संगठित मृदा वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। इसमें वायु सतह से छोटे छोटे कणों को हटा देती है और जब वायु तेजी के साथ बहती है तो ये कण केवल क्षेत्र की सतह पर ही नहीं लुढ़कते बल्कि वायुमंडल में 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा दिए जाते हैं। और ये मृदा कण जो होते हैं काफ़ी विनाशकारी होते हैं, धीरे धीरे ये प्लांट्स को भी नष्ट कर देते हैं और बड़े कण उछलते हुए प्रवाहित होते हैं तो जब ये उछलकर धरातल पर गिरते हैं तो धूल के कणों में बढ़ जाते हैं जो वायु द्वारा उड़ाकर दूर स्थित क्षेत्रों में जमा कर दिए जाते हैं। और वायु द्वारा जो अपरदन होता है 1 से 5 सेंटीमीटर तक मोटी परत को अपरदित कर देती है। इस तरह से मिट्टी को बहुत अधिक हानि पहुंचती है। फिर है भूमि स्खलन या पंख एवं प्रस्तर प्रवाह यानी मड और स्टोन। पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइडिंग होता रहता है जिसमें मड और स्टोन तीव्र गति से गिरते हैं और ये जो नीचे गिरते हैं इनमें इनका जो प्रारंभ है छोटी पर्वतीय धाराओं के रूप में होता है जिनमें फोमिंग वाटर, मड और स्टोन होते हैं जो तेजी से नीचे को एक विनाशकारी मलबे के रूप में गतिशील हो जाते हैं। ये सड़क मार्ग, रेल मार्ग, घर, संपूर्ण नगर, उपजाऊ भूमि तक को नष्ट कर देते हैं और उस क्षेत्र को जो पंख है या मड है उसी वो मतलब वहाँ की जो मिट्टी है उसको अत्यधिक हानि पहुँचती है। और ये जो मड और स्टोन का प्रवाह है इससे वहाँ रहने वाले मानव वर्ग और अर्थव्यवस्था को भी हानि पहुँचती है। इसके जो कारण हैं वो प्राकृतिक व मानवीय क्रियाएं कोई भी हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गलत मानवीय क्रियाओं के कारण भी ये प्रोसेस होती है। खनन उद्यम के अंतर्गत जो ढाल हैं उन पर वेस्ट जो पदार्थ है उसको एकत्रित कर दिए जाने से भी ये इस तरह की प्रक्रिया हो जाती है। तीव्र वर्षा जो है इन अपरदन के ढेरों को अपरदित करती है। इसके अलावा वन संसाधन के अनुचित शोषण और अति पशुचारण से भी पंख और प्रस्तर प्रवाह हो जाते हैं। दूसरी जो समस्या है इसमें वो होती है निक्षालन की, यानी मृदा में से घुलनशील लवणों का निष्कासन जो विशेषतः आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत से नीचे की परतों में मृदा जल के अंतःस्राव द्वारा होता है। इनमें से बहुत सा निक्षालित पदार्थ नीचे के परत में इकट्ठा हो जाता है। धीरे धीरे मृदा में खनिज लवणों की कमी होती जाती है और मिट्टी जो है अम्लीय हो जाती है। ये है आपकी लीचिंग यानी निक्षालन। अब आता है मृदा ये मिट्टी जो संसाधन है उसको संरक्षण की जो तकनीक हैं वो अपन शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। कल फिर इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला है वनस्पति का आवरण एवं संरक्षी वनारोहण। फिर है समोच्च रेखी जुताई, वेदिकाकरण, आवरण फसलें, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध, पशुचारण पर नियंत्रण, अवनालिकाओं पर बांध बनाना, अवनालिकाओं में वनस्पति रोपण, बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण,
पंख एवं प्रस्तर प्रवाह रोकने के उपाय, फसलों का हेर फेर या क्रॉप रोटेशन, उर्वरकों एवं खाद का प्रयोग, जैव पदार्थों का एवं जल का अनुकूलतम साहचर्य और मृदा की प्रदूषण से रक्षा और भूमि संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग, जो कि सबसे ज़्यादा मस्ट है और उसके बारे में अवेयरनेस की भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है।